हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन। ये उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो फिर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको दूसरा नाम ये भी दिया जाता है 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, यानी जो प्रोटीन बनता है वो 4 स्टेप में बनता है। कंप्लीट प्रोटीन तो क्या है, उसी अब देखते हैं हम लोग क्या है वो स्टेप्स। तो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा होता है टर्शरी स्ट्रक्चर और चौथा होता है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्या है? चौथा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। अब ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं ये कैसे बनते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें आप पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि ये असल शेप है इनकी, ठीक है। लेकिन जो आपको मतलब आप अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो आप इस तरीके से नहीं बना पाएंगे। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए आप कॉपी में अगर एग्ज़ाम में कैसे बनाएंगे, तो ये तरीका है कि ये मान लीजिए आपके अमाइनो एसिड्स हैं, ये हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ऐसे ही सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है कि अमाइनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अल्फा हेलिकल होता है, और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट। क्या होता है? बीटा प्लेटेड शीट। अब उसमें क्या होता है, यही है, इसी में एक बॉन्ड और जुड़ जाता है। क्या होता है? ये जो आपका लीनियर चेन है अमाइनो एसिड की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, अब उसी में एक बॉन्ड और जुड़ता है जिसकी शक्ल थोड़ी सी क्या हो जाती है, बदल जाती है। जब एक बॉन्ड और बन जाता है उसमें तो इसकी शक्ल बदल जाती है, वो ऐसे हो जाएगी। ये बीटा शीट हो गया और आपका ये अल्फ़ा हेलिकल्स ऐसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे ये सब अमाइनो एसिड बना दीजिए ऐसे। ये क्या अमाइनो एसिड्स हैं इसमें, ठीक। ये क्या है? आपके अमाइनो एसिड्स हैं। तो ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। एक बॉन्ड और इसमें बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ता है, इस बॉन्ड बनता है तो इसको झुका देता है। क्या करता है? इसको ऐसे झुका देता है। मान लीजिए ये अमाइनो एसिड की पूरी चेन है। अब इसी में यहाँ से एक रस्सी इधर से बांध के यहाँ पे बांध दिया, यहाँ से एक रस्सी इसमें बांध दी, और उस रस्सी को टाइट करेंगे तो क्या होगा? ऐसे मुड़ जाएगा। ऐसी सेम कंडीशन इसमें समझ लीजिए कि इसमें एक बॉन्ड और जुड़ता है तो ये झुक जाता है। और ज़्यादा बॉन्ड बनेगा तो और मान लीजिए इसको और रस्सी लेके और टाइट करे तो और सिकुड़ जाएगा, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है, तीसरे स्टेप में आ जाता है, ठीक। तो इसमें भी यही होता है, चाहे बीटा प्लेटेड शीट हो या तो फिर क्या है अल्फा हेलिकल हो, इसमें भी ये क्या अमाइनो एसिड है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से क्या है ये जुड़े हुए हैं, ठीक। आपको एग्जाम में अगर आए तो यही स्ट्रक्चर बनाना है। अब इसमें भी क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से ये भी जुड़े हुए हैं, इसलिए इनकी शक्ल ऐसी क्या हो गई है, बदल जाती है, ठीक। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे शो कर दीजिएगा बस। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड से ये क्या है, जुड़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाता है, तब भी आपका काम चल जाएगा। ये 2 स्ट्रक्चर हो गए, ठीक। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, और ज़्यादा बॉन्ड उसमें जुड़ते हैं, और ज़्यादा बॉन्ड उसमें जुड़ते हैं, तो समझिए और ज़्यादा ऐसे ही एकदम वो आपस में और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मान लीजिए ये ऐसा था, अब इसमें और बॉन्ड जुड़ गए, तो ये ऐसे नॉर्मल था तो इसमें और ये समझ लीजिए ऐसे बन जाता है खूब ज़्यादा, उसी में और इधर उधर से कई सारे। अब मान लीजिए एक हाथ था मेरा, इसमें इधर से रस्सी बांध दी, इधर से बांध दिया, इधर से बांध दिया, इधर से, चारों तरफ से एकदम उसको क्या किया, जकड़ लिया। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, बहुत सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, जकड़ लेते हैं चारों तरफ से। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी रहेगा, ऐसे आयोनिक बॉन्ड रहता है, सल्फाइड बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से कई सारे बॉन्ड इसके अंदर आते हैं, आगे आप पढ़ेंगे अभी। तो कई सारे बॉन्ड जब आते हैं तो स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाता है, देख रहे हैं। ये ऐसे था और इसमें और ज़्यादा बॉन्ड बन गए, तो इधर से खींचा, इधर से खींचा, इधर से खींचा, तो वो क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर हो जाता है। अब उसके बाद आता है चौथे नंबर पे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अब मान लीजिए टर्शरी स्ट्रक्चर हैं, अब 2 टर्शरी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं आपस में। 2 मान लीजिए पॉलीपेप्टाइड चेन है और टर्शरी स्ट्रक्चर में पहुंचे हुए हैं, और वो क्या है, आपस में जुड़ जाते हैं। तो उसमें ये सारे जो बॉन्ड्स है वो तो रहते ही हैं, वो 2 आ जाते हैं उसी में, तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो वो इस तरीके से बन जाता है, या आप ऐसे देख सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाता है, खूब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। जो लोग चाउमीन वगैरह खाते हो देखोगे कैसे वो जो
नूडल्स होते हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वही समझ लीजिए एक तरीके से प्रोटीन ऐसे ही क्या है, जुड़े रहते हैं, उनकी पॉलीपेप्टाइड की चेन है और इधर उधर वो जुड़े हुए हैं। या मान लीजिए बड़े बड़े बाल होते हैं जैसे लेडीज़ के, अब वो बहुत सारे गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उनको एक जगह समेट के वो क्या ऐसे गोला बना देती हैं, तो इतने सारे बाल एक साथ जुड़े हुए हैं, तो समझ लीजिए प्रोटीन ऐसे ही क्या है, आपस में इधर उधर क्या है, घुसे रहते हैं। वो होता है 4 लेवल का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है उसमें जो अमाइनो एसिड है वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, वही चेन जो है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का थोड़ा और एडवांस फॉर्म है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड और जुड़ जाता है, उससे उसकी शेप बदल जाती है। ठीक, अब तीसरा क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, इसमें कई सारे बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड रहता है, उसके साथ में इसमें क्या होता है ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये सारे क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर अलग अलग चार्ज, जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, 2 चार्ज एक साथ आ रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन करते हैं। 2 अपोजिट सेक्स को जैसे अट्रैक्शन होता है, ऐसे ही 2 पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, डिफरेंट चार्ज आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो वो और खींचता है, तो ये भी एक बॉन्ड बनता है। ऐसे ही हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी बनता है, यानी पानी से भाग रहा है, मान लीजिए यहाँ पानी और इससे भागेगा तो और सिकुड़ेगा ये, तो एक बॉन्ड ये भी बनता है उसके अंदर। और उससे ज़्यादा और कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये लास्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो है क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि मान लीजिए कोई आपके पास कोई सामान है, कोई सब्सटेंस है और आपको ये चेक करना है ये देखना है कि इसके अंदर ये मतलब ये प्रोटीन है कि नहीं है, तो कैसे आप चेक करेंगे। बहुत सारे इसके टेस्ट हैं, मैंने 2-3 लिए हैं, सिर्फ आप 10-12 याद नहीं कर पाएंगे, मैंने 3 लिए हैं, 3 भी अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो काफ़ी हो जाएगा। तो पहला टेस्ट क्या है, निनहाइड्रीन, क्या है निनहाइड्रीन टेस्ट। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स, एक यहाँ पे ये गलत आ गया है, ये मत लगाइए। अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स गिव ब्लू टू वॉयलेट कलर, या तो ब्लू से वॉयलेट कलर की तरफ क्या है, ब्लू या थोड़ा वॉयलेट कलर जैसा कलर देते हैं जब उसको निनहाइड्रीन सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं। मान लिया कोई सब्सटेंस है और उसके अंदर आप निनहाइड्रीन सॉल्यूशन डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, या ब्लू से बल्कि या तो वॉयलेट कलर जैसा कलर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, ऐसे ही एक है बायूरेट टेस्ट, तो इसमें क्या होता है, व्हेन बायूरेट टेस्ट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट कॉपर सल्फेट इन अल्कलाइन मीडियम ए पर्पल कलर इज ऑब्टेन्ड। ये कहना है कि मान लीजिए आपके पास प्रोटीन या कोई सब्सटेंस है जो सैंपल है, इसका चेक करना है, उसको आपने एक बर्तन में रख दिया, किसी में पॉट में रख दिया, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट मिला रहे हैं और अल्कलाइन मीडियम, उसमें यानी कोई अल्कली कोई बेसिक चीज़ उसमें डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर ये आपको ये ब्यूरेट जो सॉल्यूशन है उसको भी उसके अंदर डाल रहे हैं, तो फिर आपको एक पर्पल कलर मिलेगा। तो अगर पर्पल कलर आता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर क्या प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है। ऐसे ही एक टेस्ट है मिलन टेस्ट। मिलन टेस्ट में क्या होता है, when proteins are treated with Millen's reagent a white precipitate is formed। जब आप कोई सब्सटेंस है, कोई सैंपल है, और उसके अंदर आप मिलन सॉल्यूशन डालते हैं, रिएजेंट डालते हैं, तो एक प्रिसिपिटेट बनेगा, यानी एक पपड़ी सी छोटी सी जम जाएगी और वाइट कलर की होगी। जैसे आप देखते हैं दूध फटा हुआ रहता है, ऊपर छोटे छोटे चकत्ते से आ जाते हैं, ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी क्या है, प्रोटीन मौजूद है। अब एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये पूछता भी है बार बार, क्या है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, यानी हमारी ज़िंदगी के लिए प्रोटीन का क्या रोल है, आदमियों की ज़िंदगियों में या जानवरों के एनिमल्स के ज़िंदगी में प्रोटीन का क्या रोल है। ठीक, तो वो होता है बायोलॉजिकल रोल। तो क्या क्या काम करता है, तो प्रोटीन एज इंजाइम, जो प्रोटीन होता है ये इंजाइम की तरह से काम करता है हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स एक्ट एज इंजाइम एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी रेगुलेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन दी बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितने बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे हैं, जैसे
मान लीजिए ब्लड अपनी जगह से इधर उधर जा रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो बहुत सारे जो भी मतलब हम लोगों का फंक्शन है बॉडी का, वो सब क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या है, एंजाइम, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, प्रोटीन क्या है, काम करते हैं, और वो एंजाइम की फॉर्म में हो या डिफरेंट अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी एंजाइम काम कर रहा है। कोई चीज़ हम लोग खाना खाए, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो न्यूट्रिशन को, वहाँ पे भी क्या प्रोटीन काम कर रहा है। तो इस तरीके से कह रहे हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे हैं जिसमें क्या प्रोटीन हमारी हेल्प करता है एंजाइम के फॉर्म में। ठीक है, एंजाइम क्या है आप डिटेल से अभी पढ़ने वाले हैं 5वें चैप्टर में, 5वां या 6वां चैप्टर उसमें पढ़ेंगे आप। अब ये कि प्रोटीन एज ए हार्मोन, अब प्रोटीन क्या है, जो हार्मोन होते हैं उसमें भी प्रोटीन होता है, कंपोनेंट होता है हार्मोन के अंदर भी। तो देयर आर सम प्रोटीन्स दैट फंक्शन एज हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन। अब जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है या इंसुलिन है, तो इसमें भी क्या होता है, एक तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो हार्मोन की तरह भी प्रोटीन काम कर रहा है। और क्या है, प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद हेरिडिटी कैरेक्टर्स। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का मतलब ये होता है, प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद हेरिडिटी कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशंस जाते हैं कि बच्चा अपने बाप की तरह से हो रहा है, या एक सेल से दूसरी सेल में इन्फॉर्मेशन जाता है, तो उसमें भी क्या है, प्रोटीन का एक रोल होता है। तो वही है, दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और क्या, प्रोटीन एज इम्यून सिस्टम, प्रोटीन क्या इम्यून सिस्टम में भी रहता है, वहाँ पे भी एक काम करता है ये। जैसे कि इम्यूनोग्लोबिन है, तो ये किसका बना रहता है, प्रोटीन का बना रहता है, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को पूरा क्या है कंट्रोल करते हैं। इम्यून सिस्टम हमारा क्या है, समझ लीजिए एंटीबॉडीज़ होते हैं इम्यून सिस्टम में, उसको भी कौन रेगुलेट कर रहा है, तो उसमें भी प्रोटीन है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जैसे कि हमारे ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है, तो ये प्रोटीन है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्शन भी करवाने में प्रोटीन का काम होता है, जैसे कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं, जो कि मेन कंपोनेंट हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये काम करते हैं। तो इसमें भी क्या है, प्रोटीन का एक रोल है। ऐसे ही और भी बहुत सारे रोल हैं। प्रोटीन एज रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग दवा खाते हैं तो रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड करता है, तब दवा जाके क्या अपना एक्शन शो कर पाती है। तो वहाँ पे भी क्या है, प्रोटीन काम कर रहा है। तो प्रोटीन एक रिसेप्टर की तरह से काम करता है। ऐसे ही प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल के तौर पे काम करता है, जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं। ऐसे ही वूल जो ऊन होता है, हम लोग मतलब भेड़ वगैरह से लेते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि केराटिन का बना रहता है, ठीक, केराटिन सल्फेट का। ऐसे ही इन बोन, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि कार्टिलेज हड्डी होती है उसमें कोलेजन पाया जाता है, ठीक। ऐसे ही इन सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। प्रोटीन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन मतलब मान लीजिए सेल है, ऊपर की जो झिल्ली होती है वो मेम्ब्रेन होता है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ऐसे न्यूक्लियस होता है, इसका मेम्ब्रेन इसमें भी होता है। इसमें मेम्ब्रेन में भी क्या है, प्रोटीन पाया जाता है। तो ये कई तरीके से फंक्शन कर रहे हैं प्रोटीन। अब एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो डिसीजेज रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन। मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कमी, डिफिशियंसी। तो कह रहे हैं कि वो बताइए वो कौन सी बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी से होती हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां क्या हैं? तो प्रोटीन की कमी की वजह से होने वाली दो खास बीमारियां होती हैं। एक होता है क्वाशियोकोर और दूसरा होता है मारास्मस। क्या है? मारास्मस। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत देख लीजिए। अब दोनों क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। एक क्या है क्वाशियोकोर, ये क्या होता है, दिस डिसीज अकर्स ड्यू टू सीवियर डिफिशियंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन। ये कह रहे हैं कि जो क्वाशियोकोर होता है, ये जो हम लोग डाइट में अपने प्रोटीन लेते हैं उसकी कमी की वजह से ये क्या होता है, क्वाशियोकोर हो जाता है। और इसमें क्या होता है, द अफेक्टेड पर्सन, अब जिसको ये बीमारी होती है उसके अंदर क्या होता है, हैव एबनॉर्मली थिन और वीक बॉडी पार्ट्स। अब जिसको ये प्रोटीन के क्वाशियोकोर हो जाएगा, उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही पतले दुबले हो जाएंगे और कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक। बट हैव स्वॉलन एंकल्स, फीट एंड बेली। और उनको क्या दिक्कत होगी, उनका जो एंकल है, एंकल मतलब होता है टखना, यानी घुटने से नीचे जो जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं, एंकल्स बोलते हैं, ठीक। तो वो क्या होता है, सूजन हो जाता है उसमें। ऐसे ही फीट जो हमारे पैर, उसमें सूजन हो जाता है। ऐसे ही पेट में, उसमें भी क्या होता है, पानी भर जाता है, एडिमा हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है उनको। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं क्वाशियोकोर के, तो आदमी का जो वेट है वो लॉस हो जाता है।
तो उसमें क्या होगा, आदमी का जो वेट है वो कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ऐसे ही ग्रोथ एंड वेट गेन स्टॉप, ये यहाँ पे वेट बना लीजिएगा, इसको टी छूट गया है। तो आदमी का जो ग्रोथ है यानी जो आदमी बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है उसकी बॉडी में, वो रुक जाता है और उसका वेट बढ़ना रुक जाता है। और क्या होता है, एंकल, फीट्स एंड बेली में क्या होता है, सूजन हो जाता है, जैसे अभी आपने देखा ऊपर। और क्या, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो आदमी क्या हो जाता है, जिसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है वो बहुत जल्दी उसको क्या, इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे गेट इन्फेक्शन की जगह आप कर लीजिए इन्फेक्टेड, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छी मतलब सेंटेंस अच्छा रहेगा उससे। और क्या होता है, द नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर चेंज टू रस्ट कलर, और जो आदमी का एक नेचुरल कलर होता है ना बॉडी का, जैसे कि मान लीजिए एक गंदुमी कलर होता है, तो वो जो कलर होता है, जो नेचुरल कलर है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है और रस्ट हो जाता है, यानी फीका पड़ जाता है, आदमी का कलर गिर जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ट्रीटमेंट है क्वाशियोकोर कैन बी ट्रीटेड बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन इन डाइट। आदमी क्या है, मतलब अभी शुरुआती वो है दौर है, अभी उसको बीमारी हुई है, तो वो क्या है, प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ा दे तो ये बीमारी उसकी ठीक हो सकती है। कमी की वजह से हुआ है तो उसको बढ़ा दे तो ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या है, मरासमस। मरासमस में क्या होता है, अब इसमें अब ये समझिए कि क्वाशियोकोर और मरासमस में फ़र्क क्या होता है। तो जो क्वाशियोकोर होता है वो स्पेशली ख़ास तौर से सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से वो होता है, और जो ये मरासमस है इसमें जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो मतलब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट और फैट, इन तीनों की कमी से, अगर इन तीनों की कमी हो रही है तब उसको हम लोग बोलते हैं मरासमस। और उसमें ख़ास तौर से प्रोटीन की, सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाशियोकोर। और अगर तीनों की कमी हो रही है, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से तीनों आदमी नहीं ले रहा है, नहीं खा रहा है, इनकी कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसको क्या बोलते हैं, मरासमस बोलते हैं, ठीक है। और ये बच्चों में ख़ास तौर से ये बीमारी होती है, बच्चों को ज़्यादा इससे दिक्कत होती है, वो सफ़र करते हैं इस बीमारी से। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो इसमें भी तकरीबन वही सिम्टम्स हैं। लॉस ऑफ वेट, आदमी का वेट क्या है, लॉस हो जाता है, कम होने लगता है। ऐसे ही ग्रोथ और उसका वेट क्या होता है, रुक जाता है। और क्या होता है, नेचुरल कलर ऑफ स्किन एंड हेयर चेंज टू रस्ट कलर, और जो नेचुरल उसके स्किन का कलर होता है वो क्या होता है, गिर जाता है। आदमी का चेहरा मतलब वो कलर होता है ना, एक चमकीला सा, आदमी का चेहरा अच्छा सा लगता है, तो वो कलर क्या होता है, गिर जाता है, आदमी को एकदम जैसे लगता है मुरझाया हुआ, तो ऐसे हो जाता है। और क्या होता है, क्रोनिक डायरिया हो जाता है, यानी उसको बहुत दिनों तक क्या होगा, उसका दस्त आता रहेगा, तो आदमी की उसमें डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एकदम से फ़ौरन उसको क्या है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये भी वही सेम के आदमी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को क्या है, और अदर जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको क्या है अपने डाइट में बढ़ा दे तो आदमी क्या है, रिकवर हो सकता है, उसकी बीमारी ये ठीक हो सकती है। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 3 था प्रोटीन, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया, और ना डिटेल में अगर पढ़ाने जाए तो बहुत कुछ है इसमें, तो सब कुछ हम लोगों ने कवर नहीं किया है, सिर्फ हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कुछ पूछा है वो बताने की कोशिश की है। और ये जो PDF है ये मैंने फर्स्ट पार्ट में भी अपलोड कर दिया है, और इसमें भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। अगर ये आपकी कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। मैं देखता हूँ व्यूज़ तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन वो फिर PDF डाउनलोड करने में या किसी और दूसरी वीडियोज़ में चले जाते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपके लाइक से हमको एनर्जी मिलती है और बनाने को, वीडियोज़ बनाने को हमारा जी करता है, मन करता है। जब लाइक्स नहीं आते हैं तो फिर मन नहीं करता है, कि लगता है लोगों को ये हमारी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है। इसलिए लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।